हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अग्नि परीक्षा सीरीज, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस। सो क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 में, हम लोग उसके लिए पूरा तैयार होने वाले हैं बिकॉज वी आर कवरिंग पास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने 3 पास्ट ईयर पेपर के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ May 25 के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो हम लोग ऑलरेडी 21 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, और डिस्कस ही नहीं किया है, हम लोगों ने उनको अच्छे तरीके से याद कैसे कर सकते हैं वो भी देखा, कंसेप्चुअली भी समझा, है ना। तो हमारा अप्रोच वही रहने वाला है इस लेक्चर में भी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू सी हाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, हाउ यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। तो इन सारी चीजों को, जो भी आपको एग्जाम हॉल में बैठ के समझ नहीं आता है ना, उन चीजों के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है क्वेरी रिजॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 आपको मेरे स्पीड के साथ पढ़ना है। अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे तो आपको अभी पता है कि हमारा तरीका क्या रहेगा। क्या करने वाले हम लोग, आपको हमारे स्पीड से, मैं जिस स्पीड से पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, उसी स्पीड से आपको भी पढ़ना है। और हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब पहले हम लोग क्वेश्चन के एंड में जाते हैं, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि कौन से फैक्ट्स को इग्नोर करना है, देन हाउ वी आइडेंटिफाई कि कौन से टॉपिक के ऊपर शायद क्वेश्चन पूछा गया होगा। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन चीजों का नोट बनाना है। जहां पे भी मैं आपको कोई मेमोरी टेक्निक दे रही हूँ तो वो भी नोट कर लो, है ना। सो लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 22। ABC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली फ्रॉम सेवरल ईयर्स। ठीक है, कहानी शुरू हो रही है, सबसे पहले एंड में आते कहानी के। वेदर P was bound to pay Mr. R for cement purchased by his agent। मतलब शायद पूछ रहे कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को पैसा देने के लिए बाउंड होगा क्या, जो सीमेंट उसके एजेंट ने खरीदा है उसके लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंसिपल का लाइबिलिटी आएगा क्या थर्ड पार्टी के लिए। ऑन द अदर हैंड, Q being agent refused to accept any liability to compensate R। एजेंट ने थर्ड पार्टी को पैसा देने से मना कर दिया। इन दिस सिचुएशन वेदर मिस्टर आर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट क्यू। क्या थर्ड पार्टी एजेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोविजंस अभी बहुत क्लियर हो रहा है कि कौन से टॉपिक के ऊपर जा रहा है ना। एजेंसी के यूनिट नंबर 9 के ऊपर पूछा है। आप लोगों को अगर पहले रिवाइज करना है वो टॉपिक, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है। सो गो टू योर मॉड्यूल, रिवाइज दीज टॉपिक्स, और फिर इस क्वेश्चन को आगे मेरे साथ करोगे आप। So here P was the purchase manager of a company. He authorized his agent Q। देखा, तो P क्या है, किसी ने भी किसी को अगर ब्रोकर करके, एजेंट करके कोई काम के लिए अपॉइंट किया है, मतलब क्या, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे P ने जो है, एक परचेस मैनेजर था कंपनी का, उसने अपॉइंट किया Q को टू बाय द रॉ मटेरियल ऑन हिज बिहाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है, ही इंस्ट्रक्टेड दिस एजेंट टू बाय ओनली इस ब्रांड का सीमेंट, और उसका प्राइस भी उसने बताया कि इस रेंज में तुमको बाय करना है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द रोड्स। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यों गलत करेगा। क्यों ने क्या किया, 1000 टन बाय किया। देखो, क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं था, तो उसका हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। मजबूत ब्रांड का ही बाय किया फ्रॉम मिस्टर आर, अ वेरी वेल नोन वेंडर। ठीक है, मिस्टर आर थर्ड पार्टी जो है उनसे बाय किया। कितने में किया, लेकिन 3500। हैज द एजेंट एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। यस, तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि एजेंट अगर अथॉरिटी एक्सीड करता है तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीजों को आपको रिकॉल करना है। Mr. Q has not disclosed the fact to R that he was buying cement for ABC Infrastructure Limited। अब यहाँ पे और एक चीज, एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए बाय कर रहा है करके ये बताया ही नहीं। ठीक है, तो अनडिस्क्लोज्ड एजेंट या फिर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल या फिर अननेम्ड प्रिंसिपल, इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है। When P discovered this aspect, जब प्रिंसिपल को पता चला, he refused to pay Mr. R, तो उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। And rejects the cement bought, सीमेंट को भी रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, on the ground that Q has exceeded the authority। अब अगर P उसको पेमेंट नहीं कर रहा है तो R को ऑब्वियसली लॉस होगा ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। सो यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। क्वेश्चन हमारा पढ़ के हो चुका है। ठीक है, आप देखना, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और अब आते हैं प्रोविजंस के ऊपर। ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दे दिया कि किस तरह आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब वही आएगा, देख लेना। सबसे पहले सेक्शन 227 व्हेन एन, अच्छा, इसको तो आपको इग्नोर करना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू,
when the agent exceeds his authority, and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority. अगर authority के बाहर जाता है agent, तो सबसे पहले 2 points आपको याद करने होंगे कि क्या जो उसने authority के बाहर किया, क्या वो separable है from that part which is within his authority. अगर आप उसको separate कर सकते हो तो फिर क्या होगा, सो मच ओनली ऑफ वॉट ही डज विद इन हिज अथॉरिटी, जितना उसके अथॉरिटी में उसने किया उस चीज के लिए तो प्रिंसिपल बाइंड होने वाला है. सो मच ऑफ वॉट ही डज विद इन हिज अथॉरिटी इट इज बाइंडिंग एज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसिपल. क्लियर है. लेकिन अगर उसने जो काम अथॉरिटी के बाहर किया, इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम व्हाट इज विद इन हिज अथॉरिटी, वेर एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथोराइज्ड टू डू, एंड व्हाट ही डज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट इट इज विद इन द अथॉरिटी, द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन. ठीक है. अगर इस लाइंस पे क्वेश्चन आता है, होप आप कर पाओगे. उसके आगे अननेम्ड वाला भी लिखना है, या फिर अगर थर्ड पार्टी को आप मिसलीड कर रहे हो कि मैं तो कोई प्रिंसिपल के लिए नहीं, मैं खुद के लिए शायद बाय कर रहा हूं. व्हेन द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी एंड ही मिसलीड्स द थर्ड पर्सन इन बिलीविंग दैट एजेंट हैज द रिक्विजिट अथॉरिटी, क्योंकि उसने बताया ही नहीं ना कि मुझे ऐसा 3000 रुपीज पे बाय करने का अथॉरिटी नहीं है करके, तो उसने थर्ड पार्टी को मिसलीड किया. then the agent can be made personally liable for breach of warranty of authority. अगर उसने एजेंट ने नाम नहीं बताया प्रिंसिपल का, then there arises a presumption that he himself undertakes to be personally liable. तो आपको वो केसेस याद है, 4-5 केसेस है जहाँ पे एजेंट पर्सनली लायबल होता है, उसमें से ये एक पॉइंट है. उसके लिए भी आज मैं आपको आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो मेमोरी टेक्निक देने वाली हूँ, द केसेस इन विच एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल. थियोरी क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि, है ना. सो नाउ आवर प्रोविजंस आर डन. इन द इंस्टेंट केस क्यू ने क्या किया, वायलेट किया प्रोविजन को, सॉरी ये अथॉरिटी को. तो ये सारे जो भी फैक्ट्स है वो आप लिख सकते हो. देयरफॉर आपका कंक्लूजन क्या बनेगा, नो पी वॉज नॉट बाउंड टू पे मिस्टर आर. पहला क्वेश्चन था क्या पी को आर को पैसा देना पड़ेगा, नहीं. पी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी बाउंड बाय दैट ट्रांजैक्शन बिकॉज द डेविएशन वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम द ऑथोराइज्ड एक्ट. अब ऐसा तो नहीं होगा ना वो बोलेगा 2500 तक का पैसा दे देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है. तो यहाँ पे इनसेपरेबल माना गया ट्रांजैक्शन को, एंड दैट इज द रीजन पी इज नॉट बाउंड टू पे आर. दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्या जो आर है वो थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकता है क्या. सो येस, मिस्टर आर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट क्यू बिकॉज हियर क्यू द एजेंट इज पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड विदाउट डिस्क्लोजिंग अबाउट एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. अगर आप प्रिंसिपल का नाम नहीं बताते हो, यू आर लीडिंग द थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन बीइंग पर्सनली लायबल ऑन दैट ट्रांजैक्शन बिकॉज यू हैव एक्सीडेड द अथॉरिटी ऑल्सो हियर. ठीक है, तो आपका कंक्लूजन आपको समझ गया. ये जो ऑल्टरनेटिव आंसर है आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, इसमें कुछ और प्रोविजंस भी आ सकते हैं. देखो किसी को जो मैंने बोला ना वो तरीके से इजीली याद आएगा, बट कुछ बच्चे होंगे उनको कोई और प्रोविजन भी यहाँ पे रिलेटेबल है वो याद आ सकता है. तो इंस्टीट्यूट ने वो भी दे दिया है, मोर और लेस सिमिलर पॉइंट्स है. ठीक है ना, तो आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो, कंक्लूजन तो सेम ही बनेगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. और मैंने हमेशा बोला है कि ये श्योरिटी के रिलेटेड ना बहुत इंस्टीट्यूट को लगा हुआ है. श्योरिटी के राइट्स, श्योरिटी का कब कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कब उसके कैलकुलेशंस के लिए वो श्योरिटी के साथ जब ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इन चीजों के बारे में आपको लिखना है. सबसे पहले नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी. ठीक है, 3-4 पॉइंट्स है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया है आपको. एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ना वो डिस्चार्ज 2-3 तरीकों से होता है, मेन हेडिंग्स, और उसमें से एक है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि अगर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वही इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है, तो वो कौन से केसेस में इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है और फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है. तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन बन रहा है. अब आपको अगर मॉड्यूल से रीड करना है कर सकते हो, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी है यू कैन बी विथ मी हियर. फर्स्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी. सबसे पहले श्योरिटी की लायबिलिटी क्या रहेगी, इट विल बी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर. मतलब जितना प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी बनता था उतना लायबिलिटी श्योरिटी का बन सकता है. ठीक है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है,
अच्छा, जो अनपेड रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे को एक्सटेंसिव करके मान सकते हैं, लेकिन बोलना क्या चाहते हैं कि डेटर के लायबिलिटी के साथ ही श्योरिटी की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कैसी होती है? सेकेंडरी नेचर की होती है, बिकॉज ही इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। वही तो पूछा है आपको, ये डायरेक्ट पूछा है ना, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी। को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेकेंडरी नेचर की होती है। Where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ होने की वजह से क्रेडिटर जो है वो डेटर को लायबल नहीं करवा पाया, तो श्योरिटी भी है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी भी बंद हो जाएगी, ही विल बी डिस्चार्ज्ड। एंड लास्ट, अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट, डेटर को पैसा ना मांगते हुए डायरेक्टली श्योरिटी के पास जा सकता है क्या? यस, अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी। तो अगर उन्होंने कुछ और अग्री किया तो ऑब्वियसली वो प्रिवेल करेगा, अदरवाइज द क्रेडिटर कैन डायरेक्टली गो अगेंस्ट द श्योरिटी ऑल्सो। मैंने आपके लिए इसको क्या याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया, सिंपल, CSDF। श्योरिटी का लायबिलिटी नेचर एक्सटेंट कैसा होता है? CSDF, को एक्सटेंसिव, सेकेंडरी, डिफेक्ट, फर्स्ट। मतलब श्योरिटी इज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सेकेंडरी मतलब surety is liability is secondary because he is liable to pay only on default of principal debtor. Defect, if due to any defect in documentation the liability of debtor ceases, then the liability of surety also ceases. And first matlab the creditor can first proceed against surety unless there is an agreement to contrary. Next question matlab sub question, discharge of contract of surety by invalidation of contract of guarantee. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड कब होगा? अगर मिसरिप्रेजेंटेशन से आपने गारंटी लिया था या फिर कोई मटेरियल फैक्ट को आपने छुपा के लिया था। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor and it is or with his knowledge and assent, किसी और ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया लेकिन वो क्रेडिटर के बोलने पे अगर किया था, कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, द गारंटी बिकम्स इनवैलिड। दूसरा, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances, such guarantee is invalid, that is concealment. Third, where a person gives a guarantee upon a contract that creditor shall not act upon it until another person has joined in as co-surety. If that other person does not join, गारंटी इज नॉट वैलिड। मैंने अगर किसी को बोला देख भाई मैं तुझे गारंटी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्रेडिटर सुन, तू उसको डेटर को कुछ भी सामान मत देना, मैं चाहता हूँ मैं अकेले गारंटी ना दूं, मेरे साथ और कोई कोश्योरिटी रहे, तो क्रेडिटर ने काम ही नहीं करना है आगे कुछ भी जब तक कोई और कोश्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है। और अगर कोई और कोश्योरिटी ज्वाइन ही नहीं करता है तो फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस में इनवैलिड हो जाता है गारंटी एंड द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अब इसको याद कैसे करें? श्योरिटी बोलता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा अगर, हिंदी में याद रखोगे तो उसको आप रेप्लिकेट कर देना इंग्लिश में। श्योरिटी बोलता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा और मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा अगर तीन चीजें, मुझे मिसलीड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विद द knowledge or consent of the creditor or the creditor himself misrepresents, दूसरा मुझसे कुछ छुपाया, concealment of a material fact or keeping silence as to a material fact, तीसरा दूसरे श्योरिटी को नहीं लाया, the surety is joining on the condition that I will not be a part of this transaction unless and until other co-surety joins। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। श्योरिटी बोलता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया, अगर तुमने मुझे मिसलीड किया या फिर दूसरे को श्योरिटी को नहीं लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केस स्टडी है, एंड में आते हैं सबसे पहले, वेदर वाई कैन विथ होल्ड द अमाउंट ऑफ हायर चार्जेस, मतलब जो हायरर है जिसने वो हायर पे लिया होगा, अब ये पेड वाला जो होता है ना नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, उसके ऊपर शायद होगा, तुरंत आपको ये समझ जाना चाहिए क्योंकि हायरिंग की बात हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो जाना ही नहीं वैसे भी। वेदर वाई कैन विथहोल्ड द अमाउंट ऑफ हायर चार्जेस ऑफ ₹50,000 ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डैमेजेस, तो शायद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से जो हायरर है वो पैसे मांग रहा है, डैमेजेस मांग रहा है, और वो बोल रहा है अगर डैमेजेस पे नहीं कर रहे तो मैं मेरा जो हायर चार्जेस है वो नहीं दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन, वेदर मिस्टर एक्स वॉज लायबल टू पे डैमेज as he was not aware of the fact of faults in car,
क्या मिस्टर एक्स, शायद ये वो बंदा होगा जिसने हायर पे दिया होगा कार को, क्या वो लायबल है डैमेजेस पे करने के लिए, क्योंकि कुछ शायद फॉल्ट था कार में लेकिन उसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं था। तो आपको यहाँ पे डिस्टिंक्शन याद आना चाहिए कि ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में कैसे होता है डैमेजेस का और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में कैसे होता है डैमेजेस का। इसका प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको अगर होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। एक्स वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ कार ऑन लीज, तो एक्स भाई साहब क्या करते हैं, लीज पे देते हैं। एक दिन वाई केम टू हायर अ कार फॉर 10 days फॉर हिज बिजनेस टूर। कहाँ से कहा जा रहा है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना रेलेवेंस है कि एक्स ने वाई को कार हायर पे दिया है। यहाँ पे एक्स ऑफर्ड हिम अ होंडा सिटी फॉर ₹50,000 फॉर 10 days ऑन अ कंडीशन दैट पेट्रोल एंड टोल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय हिम। ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी इंजन ऑफ द कार वॉज चोक्ड, इंजन में आ गई प्रॉब्लम। Y has to spend 10,000 for repair of engine. Y को 10,000 स्पेंड करना पड़ा। When he was coming back from अमृतसर, brakes of car were not working. इसके तो आगे ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे और एक मेजर एक्सीडेंट हो गया Y का। Y was admitted to hospital and paid a bill of ₹50,000 on recovery. 10,000 के साथ 50,000 का और खर्चा। Y asked X to compensate for 60,000, 10,000 plus 50,000. X denied for compensation by saying that he was not aware about the engine and brake fault. वो तो बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता था इसमें फॉल्ट है। Y filed a suit against X for recovery of damages. इसने फाइल कर दिया सूट। अब आपको क्वेश्चन तो पता ही है, क्या वो 50,000 विथहेल्ड कर सकता है, दूसरा क्या डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। बेलमेंट के बारे में लिख दो सबसे पहले। बेलमेंट मतलब क्या, इट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज upon a contract that goods shall, when the purpose is accomplished, returned or otherwise disposed of according to direction of the person delivering them. इसको याद कैसे करोगे, मीनिंग समझ गया तो याद करना डिफिकल्ट नहीं है। बेलमेंट मतलब क्या, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर for some purpose and the contract is such that the goods shall be delivered or disposed of upon the completion of the purpose as per the direction of the person who has delivered the goods. ठीक है, अब बेलर की ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए आपको कि क्या बेलर की ड्यूटी होती है, जो भी उसको फॉल्ट्स पता है उसके बारे में बताना। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड in case of non-gratuitous bailment. In the goods, if the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whether he was aware or whether he was not aware of the existence of such faults in the goods bailed. क्योंकि आप पैसे ले रहे हो ना सामने वाले से, तो आपको पता होना चाहिए क्या उसमें कोई फॉल्ट्स है या नहीं है। आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो भी आपके ऊपर ये ड्यूटी डाली गई है कि आपको फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है वो किसको कौन एक्चुअल में कौन बियर करता है, बेलर बियर करता है। उसको बेलर को जो है वो बेली ने अगर कुछ भी एक्सपेंसेस बियर किए तो देने पड़ेंगे। जैसे कि ब्रेक्स का अगर प्रॉब्लम आया, इंजन का प्रॉब्लम आया, उसके लिए जो खर्चा लगा वो बेलर को बेली को देना पड़ेगा। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनीफाई लॉसेस, जो भी लॉसेस एक्सपेंसेस होते हैं जो बेली ने पे किए थे क्योंकि आपके गुड्स में फॉल्ट था, वो किसको इंडेमनीफाई करने पड़ेंगे, किसको पे करने पड़ेंगे, बेलर को पे करने पड़ेंगे। तो 3 पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है। बेलर की ड्यूटी होती है इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट की फॉल्ट को डिस्क्लोज करे, उसको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डैमेज की किसकी है, बेलर की है। दूसरा, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे, बेली ने अगर कुछ भी पे किया तो वो आपको रिम्बर्स करवाना पड़ेगा, और इसके आगे भी अगर बेली को कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी डैमेज होता है तो वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। नाउ इन द इंस्टेंट केस जो भी हुआ वो यहाँ पे कहानी इन्होंने लिख दी। एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या, इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि देखो 10,000 पहले तो इंजन के लिए पे किया, 50,000 जो है वो एक्सीडेंट के लिए पे किया। These are extraordinary expenses and losses. It is the bailor's duty to bear such expenses and losses. तो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में नेसेसरी तो करना ही पड़ता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बेलर को बियर करने पड़ते हैं, बराबर। ठीक है, कंक्लूजन क्या बनेगा, ऑब्वियसली वाई कैन विथ होल्ड द हायर चार्जेस ऑफ 50,000 एंड एक्स इज लायबल फॉर द फुल ₹60,000 as it is bailor's duty to supply a car which is fit for the purpose for which it was hired. तो ये 50,000 सिर्फ withheld नहीं करेगा, टोटल उसका क्लेम तो 60,000 का बन रहा है, so he can also claim additional 10,000. तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या लिखना पड़ेगा,
है ना, एंड देन यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। इसके लिए मैंने आपको क्या एक छोटा सा समरी बात बता दूं मैं हिंदी में, बेलर का इग्नोरेंस इज नॉट अ डिफेंस इन बेलमेंट फॉर हायर। अगर हायर के लिए मतलब नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो बेलर का इग्नोरेंस है कि उसको पता नहीं है कोई चीज के फॉल्ट के बारे में, तो वो यहाँ पे खुद के डिफेंस में यूज नहीं कर सकता है इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। जो भी डिफेक्ट है उसके लिए बेलर खुद लायबल रहेगा। Question 25. Give your opinion with reference to the provision of Indian Contract Act. First question. Whether joint promisor and promisee voluntarily discharge their obligation even after death. मतलब क्लियर आपको जॉइंट प्रॉमिस और जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसी की लाइबिलिटी कैसी होती है उसका यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। इन केस दे वोंट बी एबल टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन, मतलब अगर कोई नहीं दे पाता है तो लॉसेस कैसे बियर करने पड़ेंगे। वेदर एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर में बी कंपेल्ड, क्या आप दूसरे को बोल सकते हो कि अभी तू उसके ऊपर का रीपे कर दे। व्हाट वुड बी द सिचुएशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी वन ऑफ देम। सिंपल 4 मार्क का क्वेश्चन है, सेक्शन 42 43 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेरी इजी टॉपिक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 सबसे पहले हम लोग एक तो आंसर कैसे कर रहे हैं, स्पेसिफिकली 1 2 3 3 क्वेश्चन पूछे वैसे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, थियरी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 अगर 2 लोग मिलके या 2 से ज्यादा लोग मिलके जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो जब तक सारे जिंदा है ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। अगर किसी एक का डेथ हो जाता है देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस। और अगर सारे जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ओरिजिनल को प्रॉमिसर्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस, ठीक है। हेंस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन जॉइंटली डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी आफ्टर द डेथ, ठीक है। सेक्शन 43 बोलता है, अब यहाँ पे क्या पूछा था, क्या आप किसी और को पे करने के लिए बोल सकते हो, मतलब बाकियों को लॉस बियर करने के लिए बोल सकते हो अगर कोई एक पे नहीं कर पा रहा है तो। वही आंसर कर रहे हैं हम। सेक्शन 43 बोलता है ईच ऑफ द 2 और मोर जॉइंट प्रॉमिसर में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रॉमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विथ हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। मतलब अगर ए बी सी थे, सी अगर पे नहीं कर पा रहा है तो बी बोलेगा भाई मैं भी इसका लॉस बियर करूंगा, तू भी करेगा, दोनों मिलके जो भी है पूरा का पूरा तो सामने वाले को देना पड़ेगा हमें पैसा, है ना, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। Hence, joint promisor may be compelled to pay. तीसरा, if मतलब ये राइट दिया गया है जॉइंट प्रॉमिसर को कि आप दूसरे को बोल सकते हो भाई देख अपना तीसरा बंदा पे नहीं कर पा रहा है, अपने को मिलके ये भरना ही पड़ेगा। एंड लास्ट, इफ एनी वन ऑफ द 2 और मोर जॉइंट प्रॉमिसर मेक डिफॉल्ट, अगर कोई एक नहीं भर पाता है देन द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट बियर द लॉस इन इक्वल शेयर। तो बाकियों को वो लॉस इक्वली बियर करना पड़ेगा। That is question number 25. Moving to the next question, question 26. What are the effects of coercion? तो आप देखोगे ना हमने जितने अभी तक 3 अटेम्प्ट डिस्कस किए, आपको एक तो अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोएर्शन, इनके बारे में थ्योरी क्वेश्चन भी कभी भी आ सकता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको भी कैसे याद करना है प्रिसाइजली, कैसे क्विक रिविजन के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पूछा है इफेक्ट्स ऑफ कोएर्शन, आपको अगर याद होगा ये आएगा सेक्शन नंबर 19 में, और उसके आगे पूछा है वेदर द थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन। सिंपल है, इफेक्ट ऑफ कोएर्शन, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वॉइडेबल एट हुज ऑप्शन, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन। दूसरा, जो भी आपको अगर उसमें कुछ पैसा वगैरह मिला होगा या फिर कोई चीज मिली होगी तो वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हो तो खुद के पास तो नहीं रख सकते। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट ही मस्ट रीपे और रिटर्न इट। 2 ही चीजें याद रखनी है, वॉइडेबल रहेगा, रीपे या रिटर्न करना पड़ेगा अगर कुछ आपको मिला था तो। क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोएर्शन होता है? सबसे पहले, क्या ये इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड एक्ट है? क्योंकि आपको कोएर्शन का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। कोएर्शन का डेफिनेशन बोलता है अगर आप कोई ऐसे क्राइम के रिलेटेड थ्रेट देते हो जो कि इंडियन पीनल कोड के हिसाब से फॉरबिडन है तो वो क्या माना जाएगा? कोएर्शन माना जाएगा, ठीक है। तो क्या सुसाइड इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अलाउड है? नहीं, इट इज फॉरबिडन। सो थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्या हो जाएगा? कोएर्शन हो जाएगा। सुसाइड दो फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, इट इज नॉट पनिशेबल। डेड मैन को कैसे पनिश कर सकते हो ना आप, बट सेक्शन 15 डिक्लेयर्स दैट कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड इज कोएर्शन। कोएर्शन का डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। हेंस अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड विल बी रिगार्डेड एज कोएर्शन, ठीक है। क्वेश्चन 26 इज डन, इजी था। क्वेश्चन 27,
वापस से थियरी क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताना है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और उसके सेलिएंट फीचर्स। तो देखो यहाँ पे आपको कितना भी कुछ भी मैं आपको बोलूँ कि कंसेप्चुअली क्लियर भी होगा ना, तो भी आपको लर्न होना चाहिए पॉइंट्स, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तो आप फटाफट आंसर लिख पाओगे। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी लिखना है आपको, मीनिंग लिखना है, ठीक है, और सेलिएंट फीचर्स भी लिखने हैं। तो सेलिएंट फीचर्स तो किसी को भी लर्न ही करने पड़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको समझ गए तो एकदम अच्छे से लिख पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो 2-3 स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, उनको आपको लिखना है। सबसे पहले कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बताती हूँ आपको याद कैसे करना है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले आप ये सोचो, आपके अकाउंट में 10,000 किसी ने गलती से भेज दिए, क्या आप वो खुद के पास रख पाओगे? नहीं। सो यू एक्सीडेंटली रिसीव ₹10,000 इन योर बैंक अकाउंट। क्या आपके और सामने वाले के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट यू हैव टू रिटर्न द मनी टू हिम? नो। बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ है तो क्या हुआ, लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, है ना। तो इसी तरीके से आपको बस इसको भी इंग्लिश में लिखना है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आप एक्सप्लेन कर दोगे। अब सेलिएंट फीचर्स के बारे में कैसे याद रखे, 3 वर्ड्स को याद रखना सेलिएंट फीचर्स के लिए, MLP, मनी, लॉ, पर्टिकुलर। मैम क्या है ये, आइए देखते हैं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। तो आप मैंने जो कहानी बताई उसको याद करो तो आप लिख पाओगे। It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligation in fact when there is no real contract. और ऐसे obligations को बोला जाता है quasi contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party. दोनों भी पार्टी का कोई भी intention नहीं था to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन दैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप मिस नहीं करोगे एग्जाम में, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। खुद 10,000 से आप अमीर नहीं हो सकते किसी और की कमाई लेके। This doctrine is based on the principle that a person should not be allowed to enrich himself at the expense of another. ठीक है, सेलिएंट फीचर्स 3 ही है। मैंने आपको क्या बोला था, MLP, मनी, लॉ, पर्टिकुलर। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी, हमेशा नहीं, बट इट इज मोस्टली अ राइट टू लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि मोस्टली ये पैसे के रिलेटेड बात होगी ना तभी आएगा। सो मनी, MLP, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का पहला फीचर, इट इज मोस्टली अ राइट विच इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ राइट टू मनी। दूसरा ML, law, it is not a contract as such, it does not arise from any agreement of the parties, but it is imposed by law. MLP, P मतलब क्या, this quasi contract gives right against a particular person only, मतलब क्या, 10,000 जो है वो आपको किसको रिटर्न करने, उसी को रिटर्न करने, वो आपसे सिर्फ 10,000 रिकवर कर सकता है, सिंपल सी चीज। इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, सो दैट इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। MLP, right to money and mostly a right to liquidated money. Second, not arising from any agreement, it is imposed by law. P, this is a right not against the entire world but against a particular person, as we receive a right in case of a contract actually made. So this is about quasi contract and its salient features. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दो सिंपल सा कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब क्या। सो अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, किसी और के गुड्स मुझे मिले एंड I have taken them into my custody is subject to same responsibility, तो मेरी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेम रहेगी as if I am a bailey. बेली मतलब क्या, किसी ने मेरे पास आके जैसे गुड्स रखने के लिए दिए हो वैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। So a person who has found some things belonging to another person and he keeps it to himself, then he is subject to same responsibility as if he were a bailey. Thus a finder of lost goods has 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है मैम 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? CCR, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, CCR, केयर करनी पड़ेगी वो गुड्स की, कांट अप्रोप्रिएट दैट इज कांट कीप द गुड्स टू हिमसेल्फ, रिस्टोर दैट इज रिटर्न द गुड्स, ठीक है। संभाल के रखो गुड्स को, अपना मत समझो, ओनर को वापस करो। संभाल के रखो, केयर करो गुड्स की, अपना मत समझो,
डज नॉट हैव द राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, ओनर को वापस करो, restore the goods. So these are the three responsibilities of finder of lost goods: to take proper care of the property as a man of ordinary prudence would take. Proper care, संभाल के रखो, अपना मत समझो. नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, दैट इज खुद के पास नहीं रखना है. एंड वापस करो, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड. ठीक है, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमारा खत्म हो गया. अब आता है अगेन अ थियरी क्वेश्चन. एक्सप्लेन द टर्म्स विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये शायद पहले भी आया है. और आपको अगर मैं रेफरेंस बता दूं पेज नंबर का, तो देखो, अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई. ठीक है, जो प्लेज बाय नॉन ओनर का टॉपिक है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सो प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट एंड प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों भी वहीं से आ रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना है. मर्केंटाइल एजेंट, आपको देखो ये तो पता है कि ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके जो कंडीशंस है, जो कीवर्ड्स है, वो आपको लिखना जरूरी है. तो अगर मर्केंटाइल एजेंट के पास प्रिंसिपल के गुड्स है, ठीक है, और वो गुड्स उसने प्रिंसिपल के कंसेंट से खुद के पास रखे थे, तो क्या उन गुड्स को वो प्लेज कर सकता है? एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्मल कोर्स में कर रहा है, मतलब ये उनके बिजनेस में कॉमन है. ठीक है, ही इज डूइंग सो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. और जिसके पास उसने प्लेज किया, तो वो जो सामने वाला पॉनी है या प्लेजी है, उसको पता ही नहीं है कि ये सब सिचुएशन है. ही इज टेकिंग द गुड्स इन गुड फेथ. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178, इसको हम इग्नोर करेंगे. A mercantile agent who is in possession of the goods or document of title of the goods with the consent of the owner, he can pledge them if he is acting in ordinary course of business as a mercantile agent. Such pledge shall be valid as if it is made with the authority of the owner of the goods, provided pawnee has acted in good faith and he had no notice that pawner has no authority to pledge. मतलब यहाँ पे अगर उस एजेंट के पास अथॉरिटी टू प्लेज नहीं भी होगा, तो भी इंपॉर्टेंट चीज ये है फॉर द प्लेज टू बी वैलिड कि जो पॉनी है उसको इस चीज के बारे में पता नहीं है. ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए, इसको आपको याद कर लेना है सो दैट यू आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स. अब इसको याद कैसे करना है, तो आपको एक वर्ड याद रखना है. ये कीवर्ड्स याद करने के लिए, प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इज वैलिड इफ 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. POGN, पॉन. पॉन मतलब क्या? P, अब G को मैं साइलेंट यहाँ पे रेफर कर रही हूँ. Possession of the goods or document of title of goods was with the agent. He has done this in the ordinary course of business with the consent of the owner. G, the pawnee has taken the pledge of the goods in good faith and the pawnee did not have the notice of the fact that authority was not there with the agent. ठीक है, तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसा प्लेज वैलिड रहेगा. दूसरा, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या? अगर कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई चीज सेल की और वो चीज आपके पास पड़ी है, तो क्या आप इसको आगे प्लेज कर सकते हो? क्योंकि यू आर नॉट द ओनर स्टिल ना, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, बट कैन यू प्लेज द गुड्स? सो when the pawner has obtained possession of the goods pledged by him by someone under a contract voidable under section 19 और 19A, और वो कैसे होता है ये यहाँ पे लिख दिया, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंडेड, और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया गया था एट द टाइम ऑफ द प्लेज, देन द पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ. वापस से 2 कंडीशन रिपीट हो रही है. गुड फेथ में लिया था पॉनी ने, एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल. तो इसको कैसे याद रखोगे? पोजीशन ऑफ गुड्स, प्लेज ऑफ द गुड्स बाय अ पर्सन हु इज हैविंग द पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, UNGN. ऊपर क्या याद रखा था मर्केंटाइल एजेंट के लिए? POGN, यहाँ पे UNGN. U मतलब क्या? द गुड्स वेयर प्लेज्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 और 19A. N मतलब क्या? द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंडेड एट द टाइम द प्लेज वॉज मेड. G मतलब गुड फेथ में लिया पॉनी ने, एंड ही डिड नॉट हैव नोटिस, नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, या फिर उसको अथॉरिटी नहीं है प्लेज करने का करके. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लेज बाय नॉन ओनर. मर्केंटाइल एजेंट के लिए POGN एंड पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैसे प्लेज के लिए UNGN. ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ अभी जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो याद रहेंगे, क्योंकि हमने बड़े ही फन वे में इसको याद करने का ट्राई किया है. एंड वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर विच अटेम्प्ट, फ्रॉम योर May 2025 attempt. So keep studying, keep revising, and especially focus on the Contract Act. We are going to rock there, and see you in the next video for your Jan 25 questions. All the best.